दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का और अपनी पढ़ाई का और साथ में अपनी फैमिली का भी ध्यान अच्छी तरह से रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, एक बार और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे मैं आप लोगों को जो है 11th के 12th के 10th के जो भी एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th भूगोल का जो पहला बुक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसका पहला चैप्टर हम लोग आज कवर करेंगे, जिसका पहले चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? पहले चैप्टर का नाम है आपका कि भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में। तो आज हम लोग जो है पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसको समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग पूरे ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको एक बार अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट सब टॉपिक इसके अंदर मिलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भूगोल के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो सिलेबस है केवल 11th-12th का नहीं है। आप मान लीजिए कि आप लोग 11th-12th पास आउट होकर के जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाओगे तो कुछ बच्चे जो है ज्योग्राफी ऑनर्स भी करेंगे। तो ये इसके अंदर कुछ सिलेबस जो है ज्योग्राफी ऑनर्स का, यानी कि पूरा ज्योग्राफी का आपका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी को जो है 3 शाखाओं में बांट रखा है। ठीक है, ये देखिए दूसरी शाखा या तीसरी शाखा। पहली शाखा को बोलते हैं हम लोग, पहली शाखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट जो शाखा होती है उसको बोलते हैं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर ज्योग्राफी को जो है। उसके बाद में प्रादेशिक उपागम के आधार पर ज्योग्राफी को बांटा गया है। फिर उसका तीसरा होता है व्यावहारिक भूगोल। ठीक है, 1 बाय 1 करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका क्रमबद्ध उपागम के आधार पर ज्योग्राफी। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका भौतिक भूगोल, जो कि ये किताब है जो मैं आप लोग की किताब के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। जो हम लोग पहला चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, वो भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब होता है दिखना, भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी की जानकारी, यानी कि हमारे आसपास जो तमाम चीज़ें दिखती है ना। ठीक है, भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या होता है? भौतिक भूगोल के अंदर आपका होता है भू आकृति विज्ञान, जो हम अपने आसपास में चीज़ें देखते हैं। ठीक है, पठार देखते हैं, महाद्वीप देखते हैं, प्रायद्वीप देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा किसके अंदर आता है? भू आकृतिक विज्ञान के अंदर। उसके बाद में सेकंड टॉपिक इसके अंदर होता है आपका जल विज्ञान, यानी कि समुद्र क्या होता है, महासागर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में डेल्टा किसे बोला जाता है, एस्चुरी किसे बोला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आती है? जल विज्ञान के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा होता है आपका, तीसरा क्या है दोस्तों? थर्ड जो होता है वो आपका होता है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसके अंदर हम लोग क्लाइमेट के बारे में जानते हैं कि भाई बारिश कैसे होती है। ठीक है, बादल कैसे बनते हैं, वाष्पीकरण किसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसके ये जलवायु विज्ञान के अंदर आता है। फिर उसके बाद में एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है सॉइल के बारे में पढ़ते हैं कि भाई मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का अपर्दन कैसे होता है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो इसके अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले। तो ये चारों चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ये जितनी भी चारों चीज़ें थी ये किसके अंदर आती हैं दोस्तों? तो ये आपकी आती है भौतिक भूगोल के अंदर। किसके अंदर? भौतिक भूगोल, जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है आपका इसी क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, पहला हमने पढ़ा भौतिक भूगोल ये। उसके बाद में सेकंड है आपका मानव भूगोल, जिसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी 12th के अंदर है। ठीक है, 11th के अंदर केवल आपका भौतिक भूगोल है। और सेकंड बुक जो है आपकी वो भारत का भूगोल के उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर हम भारत के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? मानव भूगोल के अंदर आपकी हैं, सबसे पहला आता है आर्थिक भूगोल। ठीक है, उसके बाद में आता है ऐतिहासिक भूगोल। उसके बाद में आता है आपका, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? उसके बाद में होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक। देन उसके बाद में होता है आपका राजनीतिक। उसके बाद में आता है पॉपुलेशन। ठीक है, सेटलमेंट्स वगैरह। तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा? आपका मानव भूगोल के अंदर आ जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा। तो एक बार और रिपीट करता हूँ कि ह्यूमन ज्योग्राफी और भौतिक भूगोल जो है वो किसके अंदर आता है? क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो फिर इन्हीं को भी जो है आगे बांटा गया है, कई बार छोटे छोटे सब सेक्शंस के अंदर बांटा गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी होता है, पर्यावरण होता है, पादप होता है, प्राणी होता है। ठीक है, ये सब जल के अंदर आता है और उसके अंदर आता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल। एक तो होता है क्षेत्रीय अध्ययन, यानी किसी क्षेत्र के भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं। फिर किसी प्रादेश यानी किसी प्रदेश के विकास से संबंधित भूगोल का जब अध्ययन करते हैं। फिर प्रादेशिक विश्लेषण होता है। ठीक है, फिर प्रादेशिक योजना वगैरह होता है। ये सब आप लोगों को ग्रेजुएशन वगैरह के अंदर पढ़ाया जाता है। जब अब बच्चा कोई ऑनर्स वगैरह कर रहा होता है, पीएचडी वगैरह, तब ये सब चीज़ें पढ़ता है वो।
फिर एक आखिरी होता है भूगोल की शाखा जिसको हम लोग बोलते हैं व्यवहारिक भूगोल, ठीक है, बिहेवियर ज्योग्राफी। इसके अंदर मानचित्र वगैरह आता है, ठीक है, मैप वगैरह आता है इसके अंदर। फिर उसके बाद में जीआईएस, रिमोट सेंसिंग सोर्सिंग वगैरह आता है। फिर मात्रात्मक आता है। तो मेनली जो आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों को कक्षा 11 के अंदर पढ़ना है भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल के अंदर आप लोग भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु, जल, मृदा, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और रह गया फिर आपका ये मानव भूगोल। तो जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे तब आप लोग की एक अलग से बुक रहेगी, वो मानव भूगोल के पे होगी, ठीक है। और बाकी रह गए ये वाला तो ये आपको कुछ भी नहीं इसके अंदर पढ़ना है, आपको केवल इतना चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का जो है इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ज्योग्राफी का जो है इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही आपका इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कि हमें भूगोल का विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए, वाई डू वी नीड टू स्टडी ज्योग्राफी, कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ाया जाता है, क्या उसके पीछे कारण होता है। तो देखिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के कई सारे रीजंस होते हैं कि सरकार जो है हमें ज्योग्राफी पढ़ा रही होती है। ऊपर हम लोगों ने बात करी ली कि अगर हमको ये तमाम चीज़ें जाननी होंगी तो हमको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है। यानी कि हर जो मानव समाज होता है उसके अंदर क्या क्या विभिन्नता पाई गई हैं, ठीक है, भूगोल के आधार पर। तो भूगोल से हमें चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे वैश्विक शांति यानी कि इंटरनेशनल पीस और भाईचारे यानी इंटीग्रिटी को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, ठीक है। ज्योग्राफी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी बढ़ाने में क्या करती है दोस्तों, मदद करती है। उसके बाद में देखते हैं, भूगोल इसको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा स्थान व समय संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। अब देखिए, भूगोल जो है, भूपृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो भूमि की जो परतें वगैरह है ना, हमें पता है जमीन की कई सारी परतें वगैरह होती हैं, तो उसको उसकी जो विभिन्नताएं हैं, उसकी जो अलग अलगपन है, उसको समझने में हमको क्या मदद करता है कि हर स्थान का जो है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग महाराष्ट्र जाओगे तो महाराष्ट्र की मिट्टी काली क्यों है, ठीक है। उसके बाद में आप तमिलनाडु जाओगे, केरला जाओगे तो वहाँ की मिट्टी देखोगे हल्की पीली दिखेगी और लाल दिखेगी। तो हमको ये सब चीज़ें समझने में जो है भूगोल मदद करता है, ठीक है। उसके बाद में विभिन्नताओं के पीछे क्या कारण है, तो ये सब चीज़ें हमको समझने में ज्योग्राफी जो होता है मदद करता है। उसके बाद में भूगोल मानचित्र के द्वारा वास्तविक पृथ्वी को जानने, यानी कि मानचित्र की सहायता से जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो लोग भूगोल नहीं पढ़ते हैं उनके हिसाब से जो है कई सारी किंवदंतियाँ, कई सारे स्टीरियोटाइप होते हैं कि भाई पृथ्वी ऐसी है वैसी है, लेकिन जो ज्योग्राफी पढ़ता है उसको एक्चुअल में समझ में आ जाता है कि भाई एक सौरमंडल है जिसके अंदर सूरज एक तारा है, फिर कई सारे ग्रह वगैरह हैं। तो भूगोल पढ़ने से क्या हो जाता है, हम लोग को वास्तविक पृथ्वी को जानने की समझ पैदा हो जाती है, ठीक है। जितने भी हमारी रूढ़िवादिता तो विचारधारा वगैरह है ना, वो सब हमारा क्या हो जाता है, टूट जाता है। फिर उसके बाद में धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है, ठीक है। हम लोग फैक्ट पे बात करते हैं। उसके बाद में देखते हैं, भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, दूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग दिया। यानी कि तमाम ये तकनीक है ज्योग्राफी की बदौलत इनको हम बना सकते हैं या बनाया हम लोगों ने, जिसने जो है विश्व को बहुत मदद की है। उसके बाद में इसने ज्योग्राफी की सहायता से ही इसने विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने, भ्रमण और पर्यटन को बढ़ावा दिया है। मान लीजिए कि कोई किसी दूसरे देश के अंदर जा रहा है घूमने के लिए, अब उसको रास्ता नहीं पता, लेकिन हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास जीपीएस है, जीआईएस वगैरह है, गूगल मैप वगैरह, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रास्ता वगैरह ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई हवाई जहाज वगैरह है, वो अपना रास्ता भटक जाता है, तो ज्योग्राफी की बदौलत ही हम लोगों ने जो जीआईएस वगैरह, जीपीएस वगैरह बना रखा है, उसकी सहायता से जो है चीज़ों को हम आसान बना सकते हैं, ठीक है। एक व्यापारी जो है वाणिज्य में उसको प्रॉफिट हो सकता है जीआईएस जीपीएस की सहायता से। तो इन तमाम फ़ायदों की वजह से जो है हम लोग को भूगोल पढ़ना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में एक और टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, आपकी ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन है पहले चैप्टर का, उसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई क्रमबद्ध भूगोल, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। और सेकंड आपका है प्रादेशिक भूगोल, जिसको रीजनल ज्योग्राफी बोलते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, जिसको हम लोग क्रमबद्ध भूगोल का बोलते हैं, तो देखिए, क्रमबद्ध भूगोल का दृष्टिकोण जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने प्रस्तुत किया था, ये प्रस्तुत किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये देखिए, ये हैं अलेक्जेंडर,
ये हैं अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जी, ठीक है। इन्होंने जो है ये उपागम या फिर ये सिस्टमेटिक जो ज्योग्राफी है ये इन्होंने दिया था। और दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग, दूसरी तरफ जो है ये प्रादेशिक भूगोल जिसको हम लोग रीजनल ज्योग्राफी बोलते हैं। तो क्षेत्रीय भूगोल का दृष्टिकोण एक अन्य जर्मन भूगोलवेत्ता, ये भी एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, किसने दिया? कार्ल रिटर ने। तो ये देखिए ये कार्ल रिटर हैं जिन्होंने जो है रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बताया था हम लोगों को। उसके बाद में देखिए क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी क्या है? क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक विशिष्ट जो एलिमेंट होता है उसका क्या किया जाता है? उसका खूब उस पर स्टडी किया जाता है। ये विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, पॉलिटिकल जो यूनिट्स वगैरह है उसके ऊपर ये काफ़ी आधारित होती है। ये अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि ये लोग फैक्ट पे बात करते हैं, ये लोग डिस्कवरीज पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में वहीं दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर प्रादेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी। ये क्या बोलता है दोस्तों? प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका भारत के अंदर कोई राज्य है, तो उस पूरे राज्य का हम लोग अध्ययन करेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पठार को समझेंगे, पहाड़ को समझेंगे, नदी को समझेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रादेशिक अध्ययन बोलते हैं। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, ठीक है। ज्योग्राफिकल जो यूनिट्स होती हैं उस पर आधारित होती है, और ये किस पे होती है? पॉलिटिकल यूनिट्स पे आधारित होती है। उसके बाद में यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण, यानी किसी भी प्रदेश का वातावरण कैसा है, मौसम कैसा है, तथा मानव के मध्य अंतर संबंध को क्या करता है? प्रस्तुत करता है कि नहीं मानव का और पर्यावरण का, वातावरण का क्या संबंध है, उसको ये लोग दर्शाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में एक और आपका टॉपिक है, ठीक है। एक और आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन के अंदर ही, हाँ ये रहा कि भैया भूगोल, पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ। भूगोल अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंधित है क्या? यानी कि जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, क्या दूसरे जो अन्य जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं उनसे कोई रिलेशन है इसका? तो इसको भी हम लोग देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल रिलेशन है। तो देखिए किस प्रकार से रिलेशन है। तो जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है कि इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि ये दोनों विषय क्रम से, काल तथा स्थान से अध्ययन से जुड़े हुए हैं। यानी कि मान लीजिए किसी देश का अगर इतिहास को आपको समझना है ना, मान लीजिए भारत के अगर इतिहास को समझना है, तो भारत के इतिहास को समझने से पहले आपको भारत का भूगोल समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर अंग्रेज भारत के अंदर आए थे, हम लोग को गुलाम बनाया था, तो वो क्या करने आए थे इंडिया के अंदर? वो आने से पहले यहाँ का जो है उनको भूगोल के बारे में ठीक ठाक अध्ययन हो चुका था, ठीक है। तभी तो यहाँ पे संसाधनों की तलाश में वो लोग आए थे, है ना। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? राजनीतिक शास्त्र में एक राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का विश्लेषण सम्मिलित है, जबकि राजनीतिक भूगोल में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य, उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस भी भूगोल से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस क्या पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना, किसी देश क्या है, उसकी जनसंख्या कितनी है, स्टेट कितने हैं, तो ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद में देखिए भूगोल की एक उपशाखा आर्थिक भूगोल। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कक्षा 12वीं के अंदर जो है आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक उसके अंदर एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर भी है कि भूगोल की एक उपशाखा, यानी कि भूगोल की एक सब ब्रांच जो है, भूगोल की एक उपशाखा आर्थिक भूगोल, यानी कि आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, तो इसका जो है ज्योग्राफी से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा कि जो ज्योग्राफी चैप्टर है, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, वो सारे जितने भी हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे इकोनॉमिक्स है, सबके साथ ही कैसा है, उसका इंटरलिंक है, इंटर कनेक्शन है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक और आपका जो है टॉपिक है, अब यहाँ पर एक सवाल आता है। यहाँ पर सवाल का एक टॉपिक ये है कि एक जगह का जो इतिहास है उसके भूगोल से, उसको भूगोल जो है किस तरह से प्रभावित करता है। तो बिल्कुल प्रभावित करता है भाई। देखिए किस प्रकार से प्रभावित करता है। मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर हिमालय है। हिमालय ने लंबे समय तक भारत के लिए एक अवरोध और संरक्षण के रूप में कार्य किया। देखिए हिमालय की जितनी भी चोटियाँ वगैरह हैं कितनी लंबी लंबी है, तो वो एक तरह से हमारे लिए अवरोध भी है कि हम लोग उस पार नहीं जा सकते आसानी से, लेकिन हमारे लिए वरदान भी है कि उधर से जो है लुटेरे या फिर कोई दुश्मन वगैरह जो है भारत के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में क्या पड़ जाता है, हिमालय पड़ जाता है, ठीक है। किस तरह से, देखिए ये मान लीजिए कि हिमालय है, अब मान लीजिए कि इधर से जो है कोई आ नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ, ये हमारा देश है पूरा, ये हमारा प्यारा देश है, तो इधर से कोई जो है आ नहीं सकता है, क्योंकि क्या है, हिमालय की लंबी लंबी चोटियाँ हैं। तो हिमालय जो हमारे लिए क्या है, वरदान है, ठीक है। क्या है दोस्तों, वरदान है। अवरोध और संरक्षण के रूप में कार्य किया है, लेकिन उसमें विद्यमान दो दलों ने आक्रमणकारियों को मार्ग प्रदान किया है।
कई सारे दर्रे वगैरह हैं जो उनको आक्रमणकारी वगैरह पार करके आ जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं, लंबी तटरेखा ने यूरोपियों को समुद्री मार्गों को खोजने और तटीय स्थानों में बस्तियों का व्यापार शहरों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए जो यूरोपीय वगैरह थे, तो यहाँ पर जो था तटीय वगैरह तटरेखा वगैरह थी, है ना, कोस्टल बाउंड्रीज वगैरह थी, तो यूरोपीय वगैरह तो जो थे वो लोग नाव की सहायता से आए यहाँ पर, और यहाँ पर जो उन्होंने व्यापार स्थापित किया और हम लोग को क्या बनाया, गुलाम बनाया। उसके बाद में देखिए ये क्यों संभव हो पाया, क्योंकि जो है उन्होंने यहाँ की ज्योग्राफी को समझा, तभी तो वो लोग यहाँ पर आए। उसके बाद में पहाड़ों या जल से घिरे क्षेत्र हमले या युद्ध के मामलों में प्राकृतिक सुरक्षा क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। उसके बाद में इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है कि भाई भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए, जो हम लोग इस पूरी किताब के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसके बारे में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को इसके अंदर बता देता हूँ। ठीक है, इस किताब का नाम ही भौतिक भूगोल है। तो देखिए हम लोग भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, भू आकृतिक विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ने वाले भूपृष्ठ के बारे में, यानी कि पृथ्वी के बारे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों, जैसे महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे, पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में, नदी के बारे में, घाटियों के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद में जलवायु विज्ञान क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जलवायु विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसमें जलवायु तथा इसके संगठक, कौन कौन से संगठक है जो जलवायु को निर्माण करते हैं, इसके तत्वों के बारे में। उसके बाद में वर्षा क्यों होती है, तापमान क्या होता है, वायुदाब क्या होता है, पवन आदि जलवायु के मुख्य जो तत्व हैं सबके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जल विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जल विज्ञान के बारे में। तो जल विज्ञान के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जल विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जलवाष्प के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग विस्तार से इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे इसके अंदर मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। दोस्तों मिट्टी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि भाई मृदा का जो है निर्माण कैसे होता है, प्रक्रिया क्या क्या है, ठीक है, उत्पादकता क्या है, स्तर क्या है, उसके वितरण का हम लोग डिटेल में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो ये था आपका पूरा ज्योग्राफी का जो है पहला चैप्टर कि किताब का नाम है भौतिक भूगोल, और चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, भूगोलिक विषय के रूप में। तो हम लोग भूगोलिक विषय के रूप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ तहे दिल से आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं उनको ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके और एक अच्छा माहौल बनाते पढ़ाई लिखाई का, आप लोग के अच्छे नंबर आए, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसी के साथ जो है आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।